नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री आवर पास्ट का चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 क्या है? अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। अशोका जो कि एक ऐसे एम्परर जिन्होंने वार करना, युद्ध करना छोड़ दिया। रोशन रुपीज। तो रोशन क्या होती है? रोशन का बर्थडे होता है। क्लच मतलब पकड़ना, क्रिस मतलब कड़क नोट्स, कड़क कड़क, ठीक है। तो रोशन का बर्थडे था, उसके बर्थडे पे उसके ग्रैंडफादर ने उसको कड़क कड़क नोट दिया। उसको एकदम पकड़ी हुई थी, एकदम टाइट पकड़ी हुई थी। शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, जबकि उसका मन था कि वो बहुत शी बैडली वांटेड मतलब बहुत ज्यादा मन था कि वह एक नई सीडी बाई करे। ठीक है, इसके बावजूद भी और और क्या चाहती थी वो ये चाहती थी कि उन नोटों को बार बार वो देखे और उनको टच करके फील करे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो नोटिस करती है कि जितनी भी नोट्स हैं, सारे की दाहिने साइड पे नोट ऐसे होता है, दाहिने साइड पे गांधी जी का स्माइलिंग फेस प्रिंट हुआ है और लेफ्ट साइड पे क्या है, छोटे छोटे जो शेर हैं वो चित्र बनाए गए हैं, मतलब छोटे-छोटे शेर भी वहाँ पे प्रिंट किए गए हैं, ठीक है? व्हाट वर द लाइन देयर फॉर शी वंडर्ड। अब वो सोचने लगी कि ये लाइन यहाँ पे क्यों है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेरी बिग किंगडम इक्वल टू एन एम्पायर। ये इक्वल टू ग्रेटर देन ये तो मैथ में आता है, अब यहाँ पे कहाँ से आ गया इक्वल टू? अब इसका करने का मतलब एक बहुत बड़ा जब किंगडम हो जाता है उसको बोलते हैं एन एम्पायर। जैसे कि हमने देखा था थी कि चैप्टर 6 में कि जो एक जन पहले एक एरिया था, उसको पहले क्या उनका राज था? जनपद। ठीक है, जब इसका एरिया एक्सटेंड हो गया, क्या हो गया? महाजनपद हो गया। उसी प्रकार धीरे-धीरे जैसे जो एक्सटेंड होता गया, फिर एक किंगडम बना। किंगडम एक बहुत बड़ा किंगडम जब बन गया, उसको क्या बोला गया? एम्पायर या साम्राज्य। ठीक है? आगे देखते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग स्टोरी। जो हम लायंस अपने कॉइन्स पे और नोट्स पे देखते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन। वो पत्थर में कार्विंग किए जाते हैं, मतलब पत्थर को काट कर उनको बनाया जाता है। एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। जिसके बारे में, सारनाथ के बारे में हमने चैप्टर 6 में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है। तो जो जो हम देखते हैं जो लायन, उसको पत्थर की कार्विंग करके उसको बनाया गया और एक मैसिव स्टोन पिलर पे सारनाथ में एक मैसिव स्टोन पिलर पे उसको क्या किया गया? रख दिया गया। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप जब जाओगे कभी जाओगे सारनाथ, ठीक है, वहां पे आप देखोगे, आपको ये अभी भी दिखेगा वहां पे। ठीक है। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। ग्रेटेस्ट मतलब महानतम, महान। ठीक है, तो अशोका जो थे वो हिस्ट्री के महानतम रूलर्स में से या बोल सकते शासकों में से वो एक थे। And on his instruction, inscription was inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जैसे कि अगर कोई चीज हम हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, हार्ड सरफेस किसका हो गया? जैसे पत्थर हो गया या कोई पिलर हो गया। पिलर क्या होता है? पत्थर का होता है, तो हार्ड सरफेस हो गया। ठीक है। रॉक सरफेस क्या होता है? रॉक क्या होता है? वो भी पत्थर ही होता है। तो अगर हम हार्ड सरफेस पे कुछ लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है। लिखने को बोलेंगे इंस्क्राइब, और जो लिखा रहता है उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक, तो अशोका के इंस्ट्रक्शन पे, उनके आदेश पे इंस्क्रिप्शन जो था इंस्क्राइब किया गया था किस पे? पिलर्स पे और रॉक सर्फेसेस पे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। यह पता करने से पहले कि इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया था, चलो हम देखते हैं कि इस किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता था। इस किंगडम को जिसको अशोका जो एम्परर थे वो रूल कर रहे थे। The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 year ago. अशोका जो थे, जिस एम्पायर को रूल कर रहे थे, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो उनके ग्रैंडफादर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। वो आज से 2300 साल पहले। ठीक है। चंद्रगुप्त वाज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त की मदद एक बहुत ही वाइज मैन, बहुत ही समझदार व्यक्ति करता, बुद्धिमान व्यक्ति करता था। वो कौन था? चाणक्य या कौटिल्य। many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज एक बुक में मिलते हैं हमको। वो बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आप देखोगे चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज जो है उसमें आपको मिल जाएंगे। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर। जो एम्पायर थी उसमें बहुत सारी सिटीज थी। जैसे यहाँ पे जो ब्लैक मार्किंग की गई है, ब्लैक पॉइंट, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब क्या थी? सिटीज थी। ठीक है। तो बहुत सारी सिटीज एम्पायर में थी। दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन।
और इसमें से जो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन है, एक कैपिटल सिटी थी। ये एम्पायर की क्या थी? एक कैपिटल सिटी थी। तक्षशिला was a gateway to the northwest including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India। जो तक्षशिला था वो गेटवे था किधर का? अब यहाँ पे नॉर्थ है, नीचे क्या, ये नॉर्थ है और नीचे क्या है? इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब तक्षशिला कहाँ पे था? नॉर्थ वेस्ट में था। ये नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया का क्या था? गेटवे था। ठीक है। और उज्जैन जो था वो नॉर्थ से साउथ के रूट में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ के रूट पे पड़ता था। ठीक है, आगे देखते हैं। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव इन दिस सिटी। तो ये सिटीज थी, इसमें प्रोबेबली कौन रहता था? संभवतः माना जाता है कि यहाँ पे मर्चेंट, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन, जैसे कि लोहार हो गए या जैसे कि वही लोहार मतलब ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, ये सब रहते थे। इन अदर एरिया देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। अदर एरिया में फार्मर्स और हर्डर्स के गांव हुआ करते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया, कुछ एरिया में जैसे कि सेंट्रल इंडिया में, मतलब यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में क्या था? देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। सेंट्रल इंडिया जो था वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट थे जहाँ पे लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो था, फल फल हुआ, फ्रूट जो भी फल था या लकड़ियाँ थी, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे? लोग वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे और एनिमल्स की हंटिंग करते थे। एनिमल्स को मारते थे फूड के लिए, खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। ऐसा माना जाता उस एम्पायर में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है, यानी कि जो एम्पायर था इतना बड़ा, और डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी उस टाइम। ये प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड, ऐसा माना जाता है प्रोबेबली वो डिफरेंट टाइप के खाना भी खा रहे होंगे और डिफरेंट टाइप के क्लॉथिंग भी पहनते थे। डेफिनेशन बॉक्स में देख लेते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty। तो होता क्या है कि अगर एक फैमिली के, मतलब कोई एक फैमिली है, उसी के मेंबर एक बार एक मेंबर जो है कि रूल करता है, उसके बाद दूसरा मेंबर रूलर बनता है, उसके बाद तीसरा मेंबर उसी फैमिली का रूलर बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी। यानी कि सपोज ए और बी दो एक फैमिली है, मतलब वाइफ हस्बैंड है, इनका बेटा एक बार रूलर बना सी। ठीक है, फिर सी का बेटा रूलर बनता है डी। ठीक है, यानी मतलब कि ए पहले क्या था? राजा था या रूलर था, और रूलर के बाद क्या हुआ? सी जो है इसका बेटा था, वो रूलर बनता है। सी के बाद सी का बेटा डी वो रूलर बनता है। डी के बाद इसका बेटा ई रूलर बनता है। ठीक है, यानी ये बिलोंग कर रहे हैं एक ही फैमिली से, तो इसको क्या बोलेंगे? डायनेस्टी। यानी कि एक ही फैमिली के एक के बाद एक रूल करे। दी मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर। जो मौर्य के क्या थी? मौर्य क्या थी? एक डायनेस्टी थी। ठीक है, मौर्य मौर्य वंश, जो जिसको आप मौर्य वंश के नाम से जानते हो, क्या थी? एक डायनेस्टी थी जिसमें कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे। कौन कौन? चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसार। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। एंड बिंदुसार सन अशोक। ठीक है, तीन जो है कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मौर्य साम्राज्य के। कौन था? चंद्रगुप्त थे। दूसरा चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार थे। तीसरा बिंदुसार के बेटे कौन थे? अशोक थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लेसेस रेड से आपको डॉटेड मार्क दिख रहे हैं, वहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, गुर्जर, सांची, पंगुरा, गन्नर, सोपारा, हर जगह उनके इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। यहाँ तक देखोगे अपने कंटिनेंट के, मतलब अपनी इंडिया से बाहर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह उनके अशोक के इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? आखिर में जो किंगडम एम्पायर होता था, ये जो साम्राज्य होता था, ये किंगडम से डिफरेंट किस प्रकार था? आप खुद सोचो तो इसका आपको सिंपल में समझ में आ जाएगा। ये एम्पायर क्या था? एम्पायर किंगडम से बड़ा होता था। ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम्स। भैया सीधी सी बात है, क्योंकि किंग जो एम्पायर होता था वो किंगडम से बड़ा होता था, इसलिए राजा को उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मी, और इसके लिए उनको ज्यादा आर्मी की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। सो आल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू कलेक्ट टैक्सेस। इसके लिए उनको अब भैया ऑफिसर्स भी तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब देखो ये क्या हुआ, ये सपोज आपका क्या है? एक किंगडम हो गया, जस्ट वन मोमेंट। अब ये आपका एक किंगडम हो गया ए, और ये आपका एक क्या हो गया? एम्पायर हो गया बी। अब देखो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मान लो यहाँ पे इतनी आर्मीज है। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कितनी आर्मीज चाहिए? समझ रहे हो? तो आप समझ गए ना कि
जो एम्पायर था वो किंगडम से बड़ा हुआ करता था, इसलिए राजा को ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ रही थी और उसके लिए बड़ी आर्मी की भी ज़रूरत, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उनको ज़्यादा ऑफिसर्स की भी आवश्यकता पड़ती थी, टैक्सेस को जो उन्होंने टैक्सेस इम्प्लीमेंट किया था उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? रूलिंग द एम्पायर, अब देखते हैं कि उस एम्पायर को रूल कैसे किया जाता था। एज़ द एम्पायर वाज़ सो लार्ज, क्योंकि जो एम्पायर था, जैसा कि हमने देखा, एम्पायर बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। तो एम्पायर का डिफरेंट पार्ट जो है डिफरेंट तरीके से रूल किया जा रहा था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो एरिया पाटलिपुत्र के नियर बाई है, ठीक है? जो एरिया कहाँ पे है? पाटलिपुत्र के अंदर था, वो डायरेक्ट डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था? एम्परर के कंट्रोल में था, ठीक है? This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in the villages and towns in the area. इसका मतलब ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंटेड ऑफिसर, उन टाइम में राजा के द्वारा या एम्परर के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे ऑफिसर्स, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। किससे? जो फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स उस एरिया में, उस एरिया के नियर बाय टाउन्स में और विलेजेस में रहते थे। ऐसा तो था नहीं कि पाटलिपुत्र पूरा जो है सिटी ही था, ठीक है? तो पाटलिपुत्र के नियर बाय जो भी टाउन्स या विलेज थे, वहाँ पे जो भी क्राफ्ट पर्सन हो गया, फिर ट्रेडर्स हो गए और फार्मर्स हर्डर्स, इनसे क्या थे, ऑफिसर जो थे वो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। ऑफिसर्स आल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। डिसओबे मतलब पालन ना करना, उल्लंघन करना। तो ऑफिसर्स क्या करते थे, और अगर कोई उनको दिखता है, उनको दिखा कि कोई जो है कि रूलर के ऑर्डर का उल्लंघन किया, उसको पनिश करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिसर्स वर गिवन सैलरीज, इनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो, एक जगह से दूसरी जगह मैसेंजर क्या करते थे? मैसेंजर कौन होते हैं? मैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है? एंड स्पाइस केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिसर्स। स्पाइस मतलब क्या होता है? स्पाइस एजेंट टाइप के होते हैं, ठीक है? जासूस जिसको बोलते हैं, अब जासूस होते थे। जो स्पाई जो थे वो ऑफिसर्स पे नजर रखते थे, निगरानी रखते थे कि ऑफिसर जो है कहीं पे करप्ट कांड नहीं कर रहा, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जो एम्परर थे इन सारों पे नजर रखते थे, इनको सुपरवाइज करते थे, यानी कि ये सारे एम्परर के अंडर में थे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। अब भाई सीधी सी बात है कि एम्परर जो है सीधे तो इन पे निगरानी रख नहीं पाएंगे, तो इसके लिए वो किसकी हेल्प लेते थे? उस रॉयल फैमिली मतलब वो राजा की जो फैमिली थी, उस रॉयल फैमिली के मेंबर से और सीनियर मिनिस्टर की मदद से वो इनको सुपरवाइज करते थे। देयर वर अदर एरियाज आर प्रोविंसेस, उस वहाँ पे और एरिया और प्रोविंस थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। उस सारी जो एरिया और प्रोविंस थे, उस सारे के सारे रूल किए जा रहे थे किसी एक कैपिटल से, कैपिटल प्रोविंस से, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये वाला एरिया किसके किससे गवर्न किया जा रहा था? पाटलिपुत्र से। तो ये वाला एरिया किससे गवर्न गवर्न किया जा रहा था? प्रोविंशियल स्टेट उज्जैन से, जो कि किंगडम था, ठीक है? और कैपिटल था, और यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है? तो इसी प्रकार क्या करते थे, प्रोविंशियल कैपिटल से वो गवर्न करते थे, रूल करते थे। Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. तो अदर जो प्रोविंसेस थे उन पे तो कैपिटल जो तक्षशिला और उज्जैन था, वहां से तो कंट्रोल था ही, उसके बावजूद जो पाटलिपुत्र से भी थोड़ा कंट्रोल था, ठीक है? और कभी कभी क्या होता था कि जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, वो एज ए ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, ठीक है? तो जो रॉयल रॉयल प्रिंसेस होते थे, उनको कभी कभी एज ए गवर्नर भेजा जाता था अदर प्रोविंस में, और जो लोकल कस्टम होता था, रूल्स होता था, वो प्रोबेबली फॉलो किया जाता था, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हमने देखा जो किसका कंट्रोल था, यहाँ पे डायरेक्टली एम्परर का कंट्रोल था, और बाकी जो ये एरिया थे, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन था, ये तक्षशिला उज्जैन से कंट्रोल किया जाता था, ये भी क्या थी? कैपिटल सिटी थी, ठीक है? तक्षशिला हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया? उज्जैन हो गया। तो यहाँ का जो कंट्रोल था, पहले तो इस वाले एरिया का कंट्रोल तक्षशिला से होता था, और इस वाले का उज्जैन से होता था, और इसके अलावा थोड़ा कंट्रोल यहाँ से था, मतलब मेन सर्वे सर्वा ये थे। और कभी कभी क्या होता था, रॉयल प्रिंस होता था, या इनके घर का जो भी प्रिंस होता था राजा के, कभी कभी उसे एज ए गवर्नर भेजा जाता था, ठीक है? आगे देखते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़ा एरिया था। हियर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute.
ठीक है, इसके अलावा बिसाइड्स मतलब कि इसके अलावा देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन दीस सेंटर, इन सेंटर के बीच में यानी उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बीच में एक बहुत ही बड़ा एरिया था। और यहाँ पे नॉर्मली जो मौर्य शासक थे वो क्या करते थे, वो ट्राई करते थे कि इन ये जो वास्ट एरिया है इसमें केवल रोड और रिवर्स पे जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते थे एज अ टैक्स और ट्रिब्यूट। ठीक है, यानी कि जो मौर्य शासक होते थे दोस्तों, वो इस वास्ट एरिया में जो भी रिवर थी और जो भी रोड था जो कि ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से जो भी उनको एज ए टैक्स और ट्रिब्यूट जो भी रिसोर्स मिलता था उसको कलेक्ट किया जाता था। और यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे मैं बताना बोलूंगा, एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे बोला लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलो, यानी कि ऐसा नहीं कि इस वाले एरिया में, इस वाले उज्जैन और तक्षशिला वाले रीजन में यहाँ पे लोकल कस्टम और रूल्स ही फॉलो होते थे। ऐसा नहीं कि पाटलिपुत्र का रूल जो है यहाँ पे फॉलो होगा और पाटलिपुत्र का रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, तो जो लोकल कस्टम और रूल थे वही फॉलो किए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए दी अर्थशास्त्र tells us that the northwest was important for blanket and South India for its gold and precise stones. अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है या अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था वो ब्लैंकेट के लिए मशहूर था, मतलब वहाँ पे ब्लैंकेट मिलते थे। और जो साउथ इंडिया था वहाँ पे गोल्ड और प्रिसाइज स्टोन मिलते थे। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला ये रीजन था यहाँ पे क्या मिलते थे, ब्लैंकेट, और जो साउथ वाला रीजन था यहाँ पे हमको गोल्ड और प्रिसाइज स्टोन्स मिलते थे। ठीक है, ऐसा क्यों यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि राजा क्या करता था, वहां से जो रिवर्स थी और जो रोड थे उसको कंट्रोल करता था ताकि वहां से ट्रांसपोर्ट के लिए जो टैक्स, वहाँ पे हम टैक्स वसूली कर सके और ट्रिब्यूट ले सके। अभी देखते हैं ट्रिब्यूट क्या होता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट दी रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ऐसा संभवतः ऐसा माना जाता है ये जो रिसोर्सेज थे एज ए ट्रिब्यूट कलेक्ट किए जा रहे थे। अब देखते हैं कि ट्रिब्यूट क्या होता है। ट्रिब्यूट में अनलाइक टैक्सेस, ट्रिब्यूट जो होता है वो टैक्सेस से बिल्कुल अलग होता है। विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, टैक्सेस जो कि रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं। ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। मोर और लेस विलिंगली मतलब कि मान लो देने वाले की इच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूट होते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। बट ट्रिब्यूट क्या होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं टैक्सेस से। ठीक है, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल, ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट कब कलेक्ट किया जाता है, जब पॉसिबल हो, लोगों से कलेक्ट किया जाता है। हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग, जो कि कई वैरायटी की चीजें देते हैं, मोर आर लेस विलिंगली, चाहे अपनी इच्छा से देते हैं, कभी कभी उनसे जबरन वसूली किया जाता है एज ट्रिब्यूट। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब, जैसे नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था, मान लो कोई व्यापारी ब्लैंकेट लेके आ रहा सप्लाई करने, अब वो टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, तो उससे जबरदस्ती या वो दे देता था ट्रिब्यूट के रूप में, क्या, ब्लैंकेट, मतलब पैसे की जगह पे दूसरा, ट्रिब्यूट का मतलब मान लो पैसे की जगह पे दूसरा चीज दे देना। ठीक है, और वो और क्या होता था, और ट्रिब्यूट जो था रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था। ठीक है, देयर वर आल्सो दी फॉरेस्टेड रीजन, वहां पे कुछ फॉरेस्टेड रीजन थे जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर आर लेस इंडिपेंडेंट, और जो फॉरेस्ट वाला रीजन था दोस्तों, वहां पे जो लोग रहते थे वो मोर या लेस थोड़ा मतलब कि इंडिपेंडेंट नहीं थे। सॉरी, यहाँ पे ये चीज मोर और लेस इंडिपेंडेंट यहाँ पे बोला, मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते थे, जो फॉरेस्टेड रीजन में जो लोग रहते थे, वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, मतलब काफी हद तक वो इंडिपेंडेंट थे। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉरियन ऑफिसर्स, बट उनसे आशा की जाती थी कि जो मॉरियन ऑफिसर्स हैं उनको ये एलिफेंट टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी होता है, हनी और वैक्स जो है कि प्रोवाइड करे। ठीक है, इसका पूरा करने का मतलब है, जो फॉरेस्टेड रीजन था उससे तो राजा को ज्यादा लेना देना था नहीं। ठीक है, तो इससे क्या था, वो लोग थोड़ा लेस या मोर हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे कंपेरिजन देन उन लोगों से जो विलेज या सिटी में रहते थे। ठीक है, तो और बट उनसे आशा की जाती थी या उनको देना पड़ता था राजा को एज ए ट्रिब्यूट, क्या, एलिफेंट टिम्बर हनी और वैक्स देते थे मॉरियन ऑफिसर्स को। ठीक है, देखते हैं सोर्स बॉक्स में, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, मेगास्थेन्स वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। तो मेगास्थनीज क्या था, जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज जो था एक एम्बेसडर था जो कि सेंट टू द कोर्ट ऑफ, जिसको कि चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था, किसके द्वारा, बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। वेस्ट एशिया का ग्रीक रूलर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, चंद्रगुप्त के दरबार में, कोर्ट में, मेगास्थनीज को। यहाँ पे अम्बेसडर का करने मतलब क्या होता है, अम्बेसडर मतलब होता है अ पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री इन फॉरेन रीजन। यानी कि अब जैसे अपना इंडिया है, ठीक है, इंडिया में
अब इंडिया का कोई एक पर्सन है, हिंदी में एम्बेसडर को राजदूत बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो जाएगा, सपोज वो जाता है कहीं पे यूएसए में, मान लो गया। अब यूएसए में जाएगा, यहाँ पे एक एम्बेसी होगी, वहाँ पे एम्बेसडर जो है एम्बेसी में रहता है, यानी ये जो भी आने जाने का रहेगा, जैसे कंट्री से रिलेटेड जो भी चीजें रहता है वो नॉर्मली क्या करती है, एम्बेसी से होता है या एम्बेसडर करता है। तो नॉर्मली क्या करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये जो एम्बेसडर यहाँ पे बैठा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। तो ये जो एम्बेसडर मेगास्थनीज था, ये क्या था, वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर ने एज एम्बेसडर भेजा था इसको राजदूत के रूप में, ठीक है। मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा, तो मेगास्थनीज ने एक लेख लिखा था, एक अकाउंट लिखा था कि क्या क्या उसने दरबार में देखा था। वहाँ यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन का एक पार्ट है कि दी ओकेशंस ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। दी ओकेशंस मतलब कभी कभी, ऑन विच द एम्परर यानी कोई भी ओकेशंस पे, ओकेजन का मतलब वैसे कि आप अवसर मान लो, यानी जिस अवसर पे जो एम्परर था अपीयर इन पब्लिक कार, यानी कि पब्लिक में जब राजा आता था कभी कभी, या किसी ओकेशन पे किसी अवसर पे एम्परर जो है राजा पब्लिक में आता था, तो वो बहुत ही ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन के थ्रू उसको सेलिब्रेट किया जाता, मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इज कैरेड इन अ गोल्डन प्लैंकिन। प्लैंकिन क्या होता है, जो डोली जैसा होता है। पैलेंक्विन क्या होता है, ये है पैलेंक्विन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पालकी। तो नॉर्मली क्या होता था ना, पहले जमाने में, पहले के टाइम में क्या होता था, तो राजा जो था इसमें बैठता था, इसमें बैठता था, तो चार लोग, यहाँ पे जैसे दो लोग दिखाया गया है, तो यहाँ चार लोग कंधे पे लेके इसको जाते थे, ठीक है। इसको पालकी बोलते हैं हिंदी में, क्या, पालकी, या पैलेंक्विन बोलते हैं इंग्लिश में। मेगास्थनीज ने आगे लिखा था कि वो पैलेंक्विन में जाते थे, यानी कि पालकी में, जो कि गोल्डन की होती थी, सोने की होती थी। इस गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। जो इनके गार्ड होते थे वो एलिफेंट से जाते थे, और जो कि एलिफेंट किससे डेकोरेट किया गया था, सोने से और चांदी से। सम ऑफ द गार्ड्स कैरिड ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक और 10 पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। फ्लॉक मतलब कि ग्रुप, ग्रुप या आप झुंड बोल सकते हो, हिंदी में आप झुंड बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे उन्होंने क्या लिखा, इतना तो बोल दिया। उसके बाद बोला कि जो है कि कुछ गार्ड तो होते हैं राजा के चारों साइड, कुछ गार्ड होते हैं जो कि अपने सर पे क्या ट्री लेके चलते हैं, बड़ा बड़ा ट्री तो लेके नहीं, तो छोटा ट्री रहता था लेके चलते, जिन पे लाइव बर्ड्स रहते थे, मतलब पक्षी बैठते थे। और इंक्लूडिंग, और क्या होता था कि कुछ ट्रेन पैरट रहते थे, जो कि राजा के हेड के चारों साइड क्या करते हो, घूमते थे, जैसे सर्कल करते थे एम्परर के हेड के साइड, चारों साइड, ठीक है। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। जो किंग थे, जो राजा थे, उनके चारों साइड जो है कि औरतें होती थी, जो कि आर्म्ड वुमेन होती थी, यानी उनके पास हथियार होता था। आप बोल सकते हो कि बॉडीगार्ड थी, ठीक है, गार्ड होती थी। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। राजा को डर था, आगे वो बोलते हैं कि राजा को कहीं ना कहीं डर था कि कोई उनको मार ना दे या मारने की कोशिश ना करे। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट। तो राजा के पास कुछ स्पेशल सर्वेंट थे, जो कि खाना खाने से पहले राजा के खाना को टेस्ट करते थे, तब जाके राजा खाना खाते थे। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। और वह सेम बेडरूम में 2 रात लगातार नहीं सोते थे। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, जिसको आज के टाइम में पाटलिपुत्र क्या है, पटना है, ही रोड। और पाटलिपुत्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। जो पाटलिपुत्र है ये बहुत ही लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। इसके चारों साइड जो है कि एक मैसिव वॉल है, मतलब एक मैसिव वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा है। इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इसमें जो है 570 टावर है और 64 गेट है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे जैसे हमको क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज गेट, एक कोई फोर्ट है, यहाँ पे गेट है। और यहाँ पे ये जो जो दिख रहे हैं आपको गुम्बद जैसे, यहाँ पे नॉर्मली क्या होते थे, टावर होते थे। टावर आखिर में क्यों होते थे, टावर इसलिए होते थे कि कोई अगर, ये यहाँ से, यहाँ पे इनके गार्ड रहते थे या पहरेदार रहते थे, देखते थे कहीं बाहर से कोई हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कहीं पे कोई निगरानी तो नहीं रखना, इसलिए टावर होते थे। तो ये ऐसे ऐसे गेट लगे थे। तो जैसा कि देखना, हमने पाटलिपुत्र जो एक बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी था, जिसके चारों साइड एक मैसिव वॉल बनी हुई थी, और जिसमें 570 टावर थे और 64 गेट थे। ये यहाँ पे जैसे भी जो हमने देखा, वो क्या था, वो एक किला था, एक फोर्ट था, बट यहाँ पे दीवार में ही गेट बने हुए थे और टावर भी लगे हुए थे, ठीक है। दी हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। जो घर होते थे, जो पाटलिपुत्र में घर थे, वो या तो 2 स्टोर के होते थे, 2 स्टोर मतलब 2 मंजिला होते थे, या 3 मंजिला होते थे। वो किसके बने होते थे, या तो वुड के बने होते थे, या तो मड ब्रिक के, मतलब कि जो घर थे वो 2 और 3 मंजिला थे, जो कि लकड़ी और मड ब्रिक के बने हुए थे। द किंग्स पैलेस इज आल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। और जो किंग का पैलेस था,
वो किसका बना था? वो भी लकड़ी का बना हुआ था बट डेकोरेट किया गया था किससे? स्टोन कार्विंग से। ठीक है? मतलब स्टोन की कार्विंग की गई थी, डिजाइनिंग की गई थी। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एन्क्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और यह चारों साइड से गार्डन से क्या था? ये यहाँ पे राजा के पैलेस की बात हो रही है कि चारों साइड से गार्डन से घिरा हुआ था, मतलब जो राजा का पैलेस था उसके चारों साइड गार्डन थे। ठीक है? और एन्क्लोजर्स थे ताकि पक्षी वहाँ पे रह सके।